रात होगी जब तूफान तुझे मथेगा, जब ऊपर और नीचे ठोस और तरल और वायव, आग और पानी, बनने और मिटने के भेद लय हो जाएंगे। तो क्या हुआ, वही तो अस्ति है। तूफान ने मुझे भी मथा है और वह लय मैंने भी पहचानी है। छोटी ही है पर सागर मेरी भी एक कहानी है। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूँ, कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है। सब कुछ वैसा ही बना रहता है और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। कुल मिलाकर ऐसा तो नहीं है कि जैसे जिया उसको लेकर लज्जित हूँ या हताश हूँ। जिया बहुत गहराई के साथ जिया अनुभव को पूरी तरह भोगते हुए जिया गलतियाँ की, ज़रूर की, न कर पाया होता तो समझता कि एक अधिकार के उपयोग से वंचित रह गया। लेकिन पीछे देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि एक समृद्धि मुझे मिली और उसका साझा करने के उपयोग के अवसर मिलते रहे और उनका कुछ उपयोग भी कर पाया। अज्ञेय की कवि के रूप में परिभाषा मैं करूं इसकी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं मालूम होती। ये काम तो दूसरों का है। लेकिन अपने सामने ज़रूर ये बात सोचता हूँ कि अगर मैं कवि हूँ और अपने को उस रूप में देखता हूँ तो इसका क्या अभिप्राय होता है। भाषा के बारे में एक ख़ास तरह की चेतना की बात मैंने कही ही है। भाषा को मैं मानवीय सभ्यता की, सारे विश्व की संस्कृति की एक बहुत बड़ी शक्ति मानता हूँ। मनुष्य की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि भाषा है। भाषा ही के कारण उसका वास्तविकता के साथ संबंध जुड़ सकता है, नहीं तो वास्तविकता की कोई पहचान बन नहीं सकती है भाषा के बिना। तो अगर मैं अज्ञेय को कवि के रूप में देखता हूँ और उसके साथ साथ एक विश्व नागरिक के रूप में भी देखता हूँ, तो ये देखता हूँ कि भाषा के साथ, मेरी भाषा के साथ मेरा जो संबंध है और मानव मात्र की भाषा मात्र के साथ जो मनुष्य का संबंध है, इन दोनों के बीच भी एक संबंध की व्यवस्था और संभावना होनी चाहिए। यानी जो मेरी एक सांस्कृतिक
वास्तविकता है, उसको जो विश्व की एक हद तक कह सकते हैं कि निरपेक्ष वास्तविकता है। हालांकि निरपेक्ष वास्तविकता एक सिर्फ अवधारणा की बात है, वो वास्तविक वास्तविकता वो नहीं होती, क्योंकि हमारी चेतना तो अपेक्षाएं बनाती ही है। इन दोनों में एक संबंध की खोज करना भी कवि के कामों में मैं शामिल कर लेता हूँ। इसी अर्थ में मैं कह सकता हूँ कि मैं विश्व संस्कृति में भी अपना एक स्थान बनाना चाहता हूँ या पहचानना चाहता हूँ, और कवि के रूप में एक भाषा के साथ गहरे से गहरा संबंध भी बनाए रखना और पहचानना चाहता हूँ, और उसके सहारे दूसरे तक पहुँचना भी चाहता हूँ। दूसरे तक पहुँचना मैं कवि कर्म का एक अनिवार्य अंग मानता हूँ। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल सम्यक रूप से जानता हूं कि मैं कौन हूं या क्या हूं, लेकिन अपेक्षया जो कुछ लोग कहते हैं उससे कहाँ कैसे मैं भिन्न हूं, इसका कुछ अनुमान मुझे है। उसके आगे भी ऐसा भी होगा जो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूं और जिसके कारण लोगों में चाहे जैसी चर्चा हो उससे बहुत अधिक विचलित नहीं होता, उसके आधार पर ये कह सकता हूं कि इसको एक हद तक ही ज़रूरी समझता हूं कि जैसा मैं हूं लोगों को उसकी पहचान कराऊं। आखिर कवि हूं तो कुछ रचना भी करता हूं और चाहता हूं कि उस रचना के सहारे ही एक पहचान बने, और मेरी जो भी मैं हूं उसकी पहचान उसी चौखटे के भीतर बने। यह तो मेरा उद्देश्य होता है। उसके बाहर भी पहचान बने तो ज़रूरी नहीं है कि मैं रचना से वैसी मांग करूं। समाज में एक मेरा रूप है, समाज में मैं चाह सकता हूं कि लोग मुझको अमुक रूप में पहचाने, या अगर उस पहचान में उनकी गलती है तो उसका सुधार करना चाहूं। लेकिन ये क्षेत्र तो रचना का क्षेत्र नहीं है। रचना का जो क्षेत्र है उसमें इस बात का महत्व इस रूप में नहीं है कि लोगों को मेरी पहचान हो, लोगों को उस यथार्थ की पहचान हो जो कि मैंने और सिर्फ मैंने देखा है, जिसका संप्रेषण मैं और केवल मैं कर सकता हूँ। उसी में से मेरी भी एक पहचान प्रकट होगी जो कि दूसरे तक पहुँचना जरूरी हो जाएगा। इसी रूप में मेरी पहचान हो और वो सही हो, ये तो कवि के नाते मेरा लक्ष्य है। नहीं तो मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कब था या था भी कि नहीं था, इससे किसी को क्या मतलब है। उसके सामने रचना जाती है, रचयिता कौन था इसका तो कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे बहुत से पुराने ज़मानों के दूसरे देशों के कवि हुए जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन उनका एक काव्य व्यक्तित्व उनकी रचना में से आता है, और वही महत्व की सच्चाई है। मेरा जीवन कैसा रहा इस बारे में अलग अलग ढंग से सोचने के मौके अलग अलग अवसरों पर आते हैं। कभी कभी खींच भी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। कभी कभी अच्छा भी लगता है। वैसे ये तो है, शुरू से मेरा जीवन जैसा रहा उसमें एकांत कुछ ज़्यादा रहा, तो समाज में जैसा जीना शुरू से संभव होना चाहिए, सोचता हूँ कि लेखक के लिए हो तो अच्छा रहे, वैसा बराबर तो नहीं रहा। समाज में आने के लिए एक तरह से मुझको
काफ़ी प्रयत्न करना पड़ा। निस्संदेह उसके कुछ लाभ भी हुए। समाज को कुछ अलग ढंग से भी देखा मैंने, देख भी सका, जबकि बहुत से लोग उसको उसमें रहते तो हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। कुछ अनुभव ऐसे भी रहे जो दोहराने की बात तो नहीं सोच सकता, लेकिन एक तरफ ये सोचता हूँ कि वो साधारण अनुभव नहीं होते, साधारण जीवन में नहीं मिलते, और मुझको अगर मिले तो एक तरह से एक अतिरिक्त मौका ही मिला ऐसा मानना चाहिए। लेकिन फिर वो आदमी को साधारण नहीं छोड़ते और उसके लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है साधारण जीवन में रहना। जैसे कि मृत्यु की निकट संभावना का एक अनुभव होता है, और या कि उसका दूसरा पक्ष एक जो मेरे जीवन में कुछ समय तक रहा, ये संभावना कि मृत्यु दंड मिल सकता है। और इस परिस्थिति में एक नवयुवक के जीवन का क्या अर्थ रहता है। बहुत से असाधारण अनुभव मुझको अपने जीवन में हुए, और उनसे जो एक असाधारणता बनी जिसको कि मैं तोड़ना चाहता रहा, अब भी चाहता हूँ, उसको तोड़ने में कठिनाइयाँ बहुत सी हो गई। मेरा एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मेरा सारा जीवन एक साधारणत्व की, एक निर्विशेषत्व की खोज रही है, एक कठिन यात्रा रही है। सवेरे उठा तो धूप खिली थी। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार। चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास उधार दोगी। मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी तिनके की नोक भर। शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी किरण की ओक भर। मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास। लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास। मैंने आकाश से मांगी आँख की झपकी भर असीमता उधार। सबसे उधार मांगा, सबने दिया। यूं मैं जिया और जीता हूँ, क्योंकि यही सब तो है जीवन। गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही मुक्त खुलापन, लोच, उल्लास, लहरिल प्रवाह और बोध भव्य निर्व्यास निस्सीम का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य। रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा, जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा था, क्यों जी, तुम्हारे इस जीवन के इतने विचित्र अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो, तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा, और वह भी 100 बार गिन के, जब जब मैं आऊंगा। मैंने कहा, प्यार उधार। स्वर हचकचाया था, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि यही सब चीजें तो प्यार हैं। यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस, हचकचाहट, आर्त अननुभव, यह खोज, यह द्वैत, यह असहाय विरह व्यथा, यह अंधकार में जाग कर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही तो ममेतर है। ये सब तुम्हारे पास है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार, इस एक बार मुझे जो चरम आवश्यकता है। उसने यह कहा, पर रात के घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूं। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं, क्या जाने यह याचक कौन है। आलोचना में ये भी कहा जाता है कि मैं
अकेला हूँ या कि एकांत जीवी हूँ या मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। एक हद तक ये बात सही है, लेकिन न तो ये कोई ऐसी प्रसन्न होने की बात है अगर कोई ये कहता है, न इसमें कोई बुरा मानने की बात है। लोगों को जैसा दिखता है वैसा वो कहते हैं। मैं जैसा हूँ, अगर उसका निर्णय सिर्फ इसी आधार पर करता हूँ कि दूसरे कैसे देखते हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। मैं एक हद तक जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इस बात से मुझको चिंता नहीं होती कि दूसरे क्या सोचते हैं। सोचा करें। अगर उससे मैं भी वही मानने लगूं जो कि दूसरे सोचते हैं, तब तो चिंता का कारण हो सकता है। बचपन से ही अकेलेपन का अभ्यास भी रहा और ऐसी परिस्थितियां आती ही नहीं जिनमें अकेला रहना हो। बल्कि सबसे पहली स्मृतियां जो हैं उनमें से ऐसी भी है कि कहीं अकेले खड़ा हूँ, बहुत देर से अकेला खड़ा, न जाने क्या क्या सोचता रहा हूँ, और लोगों ने लक्ष्य किया है और जाकर माता पिता से कहा है कि न जाने कब से अकेला खड़ा है, पता नहीं क्या सोच रहा है। और कभी कभी ऐसे लोगों को चिंता भी हुई है कि ये अकेले रहना, इतना बच्चे का अकेले रहना और अकेले सोचते रहना अच्छा नहीं है, उसको कुछ उसका किसी तरह का समाजीकरण करना चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए। बचपन की बहुत सी बातें याद आती हैं। तो बचपन ये तो कुछ ही बरस का होता है, लेकिन बहुत लंबा होता है बचपन की दृष्टि से अगर देखें तो। याद आते हैं कुछ थोड़े से लोग, कुछ दृश्य, माता पिता, आवाज़ें, तरह तरह की चीज़ें याद आती हैं। ऐसी यादें हैं कुछ, या फिर तेज गति की यादें हैं, दौड़ते हुए घोड़े की याद है मुझको। तेज गति का हमेशा आकर्षण रहा है, तेज और लय युक्त गति का। अच्छा तैरने वाला हो, घोड़ा दौड़ रहा हो, हिरन कूद रहे हो, इस तरह की। तो इस तरह के बचपन के बहुत से चित्र हैं जिनमें और कुछ नहीं, सिर्फ किसी गतिमान चीज की या जंतु की एक छवि सामने आती है। ऐसी यादें भी हैं। पिता से ही मेरी समीपता अधिक रही। माता के साथ उस तरह का व्यक्तिगत रूप से मेरा संबंध नहीं बना था। हमारे भाइयों में कुछ तो ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि बड़ा परिवार था, भाई बहन कई थे, तो उनमें एक भाई पिता को अच्छा लगता था, दूसरा माँ को, फिर तीसरा पिता को, चौथा माँ को। लगभग सारे भाई बहनों में कुछ इस तरह की स्थिति थी। उसके अलावा एक कारण ये भी था कि मुझे घूमना घामना भी अच्छा लगता था और मैं प्रायः आग्रह करता था कि पिताजी तो बराबर दौरे पर जाते रहते थे, तो उनके साथ मैं दौरे पर जाऊंगा। और इसलिए एक साहचर्य भी उनके साथ बन गया और उसमें उन्हें भी अच्छा लगता था कि परिवार के कोई सदस्य साथ रहें। लेकिन कुछ थे जो कि ज़्यादा सुरक्षित परिस्थितियां चाहते थे और वो माँ के निकट रहना चाहते थे, और कुछ थोड़े दुस्साहसी भी थे या कि
ज़्यादा आज़ादी चाहते थे तो वो पिता के साथ दौरे पर जाना चाहते थे। मैं इस दूसरे वर्ग में था। मेरी जो इस तरह की ये घूमने की प्रवृत्ति थी और जो आज़ादी का आकर्षण था, इसको लेकर माँ को चिंता भी होती थी। वो कभी ख़ास तौर से मेरे बारे में उनका भाव पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाता था। वो थोड़ी सी चिंतित रहती थी कि ये न मालूम कब क्या कर बैठेगा, और मुझे कुछ इसका बोध था भी कि मेरे प्रति ऐसा मनोभाव है। ये भी इसका भी एक परिणाम तो ये था ही, जो कि शायद उन्होंने तो नहीं सोचा होगा कि ये परिणाम इसका होगा, कि एक थोड़ी सी दूरी और बढ़ जाती थी। हमारे परिवार में जहाँ तक इन बातों का संबंध है, ऐसा हो तो सकता था कि माँ से अगर इस तरह का आत्मीयता का संबंध नहीं बना, जैसा कि लोग कल्पना करते हैं कि माँ के साथ ही होता है, तो उससे कुछ अपने विकास में बाधा भी हो या कि कुछ क्षति हो। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा मेरे साथ हुआ। आरंभ में तो बड़ी बहन थी, उन्होंने बहुत कुछ उस कमी को पूरा कर दिया जो कि माँ के उस स्थान पर न होने से होती। और फिर उसके बाद हमारी बुआ थी, सबसे छोटी बुआ, पिता की सबसे छोटी बहन, जो कि उम्र में माँ से छोटी थी और बड़ी बहन से कुछ बड़ी थी, तो उनसे भी बहुत स्नेह हमें मिलता रहा। पिताजी का भी उन पर अपनी सब बहनों में सबसे अधिक स्नेह था। बुआ के परिवार के प्रति आकर्षण का एक कारण ये भी था कि वहाँ बुआ भी थी जो मातृस्थानीय हो सकती थी और बहनें भी थीं। तो कुछ जो कठिनाइयाँ ऐसे समाज में हो सकती जिसमें लड़के ही लड़के हैं, घर में स्त्रियाँ कोई हैं ही नहीं, वैसी कोई कठिनाइयाँ हमारे लिए इसलिए नहीं बनी कि बुआ के परिवार से परिचय रहा और उसमें एक दूसरे प्रकार की उपस्थिति, और जो बुआ की लड़कियां थीं उनमें बड़ी तो लगभग मेरी ही उम्र की थी, इसलिए एक सखा भाव भी उसके साथ बन सका। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई समस्या, मानसिक समस्या मेरे लिए पैदा हुई उन परिस्थितियों के कारण जो कि घर में रही। पढ़ाई, कॉलेज तो गए, कॉलेज में इंटरमीडिएट किया विज्ञान विषय लेकर, फिर बीएससी की भी शिक्षा पूरी हो ही गई। उसके बाद एमए के लिए मैंने विज्ञान छोड़ के और साहित्य ले लिया। बीएससी के दौरान ही कुछ बाधाएं होने लगी थी, क्योंकि राजनीति कॉलेजों में आ गई थी और मैं क्रांतिकारी आंदोलन से धीरे धीरे जुड़ने लगा था। एमए का एक वर्ष तो पूरा किया, अच्छा ही पूरा किया। उसके बाद दूसरे वर्ष के शुरू में ही मुझे बात के मुहावरे में कहूँ तो भूमिगत हो जाना पड़ा, और फिर कुछ महीनों बाद गिरफ्तारी भी हो गई, जेल में रहा 3-1 वर्ष। तो ये सब इन कारणों से पढ़ाई में फिर बाधा हुई और फिर छूट गई। जेल में था तब एक बार मैंने कोशिश की थी कि परीक्षा तो कम से कम दे ही दूं, लेकिन उसके लिए अनुमति भी नहीं मिली थी। और फिर तब तक लिखने भी लगा था, और फिर धीरे धीरे लेखक के नाते जाना जाने लगा, और सारी पढ़ाई जो थी उधर चली गई। औपचारिक शिक्षा फिर वहाँ समाप्त हो गई।
सबसे क्रियाशील हिस्सा रहा मेरे जीवन का, वो बराबर कुमाऊं से जुड़ा रहा। लिखा भी काफ़ी। असाध्य वीणा भी उसी अल्मोड़े के चीड़ वनों में लिखी गई। यहीं पर पंत जी से मिलना हुआ, महादेवी जी से मिलना हुआ, नरेंद्र शर्मा से मिलना हुआ और उनके साथ घूमना घामना भी होता रहा। दो तरह का लिखना यहाँ से संबद्ध है, एक तो जो यहाँ लिखा गया और दूसरे मसलन नदी के द्वीप जैसे उपन्यास की कथा वस्तु, जिसका एक खासा बड़ा भाग इस इलाके से जुड़ा हुआ है। और शेखर के कुछ अंश यहाँ लिखे गए। एक पूरी कविता पुस्तक पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ बिनसर के आसपास लिखी गई, और वो है भी बिनसर की वन वीथियों को समर्पित भी है। और एक लगभग पूरा निबंध संग्रह ललित निबंधों का या कि व्यक्तिपरक निबंधों का यहाँ लिखा गया। दूसरे संग्रह के भी कुछ निबंध यहाँ लिखे गए। तो काफी चीजें हैं यहाँ से संबद्ध। असाध्य वीणा में जो प्रियंवद जो ध्वनियाँ याद करता है, बहुत सी कुमाऊं से जुड़ी हुई ध्वनियाँ हैं। कुमाऊं का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन वो आवाज़ें अधिकतर तो यहाँ सुनी गई हैं। चाहे वो पर्वती गांव के ढोलक की आवाज़ हो, चाहे वन झरने की धार की आवाज़ हो, चाहे पहाड़ों के टूट कर गिरने की आवाज़ हो, चाहे बिजली की गड़गड़ाहट हो, इस जगह के साथ वैसी एक शांति जुड़ी हुई है जो कि सृष्टि मात्र के साथ एक सामंजस्य संबंध की शांति है। ये नहीं है कि और जगह वो नहीं मिल सकती, लेकिन मुझे यहाँ बहुत मिली। मेरी रचनाओं में तो ये दिखता है, एक विनोदशील या व्यक्ति दिखता है या कि एक लीला भाव भी दिखता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं या कहते हैं कि मेरे वास्तविक जीवन में तो वैसा भाव है नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता। ये ज़रूर है कि जिस तरह के संस्कार हुए, अक्सर ऐसा होता है कि उसको मैं बड़े सूक्ष्म ढंग से उसकी अभिव्यक्ति करता हूँ। उस सूक्ष्मता को भी उस लीला भाव का एक अंग मानता हूँ। लेकिन जो लोग इसके अभ्यस्त हैं कि मोटी बात मोटे ढंग से कही जाए, उनका ध्यान उधर नहीं भी जा सकता है और वो इस बात को अनदेखा भी छोड़ दे सकते हैं कि वो उस बात में कहीं विनोद था। लेकिन कुछ लोग इस बात को पहचानते समझते हैं। इसीलिए मैंने अपने बारे में दोनों तरह की बातें सुनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अज्ञे में एक बड़ा सहज और बारीक सेंस ऑफ ह्यूमर है। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो बिल्कुल मनहूस आदमी है, ह्यूमर तो उसको कहीं छू भी नहीं गया है। पुरुष के लिए नारी रूप का आकर्षण होता है, ये बात अगर इस बात को मानते हुए कही जाए कि नारी के लिए भी पुरुष रूप का एक आकर्षण होता है तो ठीक है। तब तो ये सवाल उठ सकता है कि इन दोनों पक्षों के लिए किस तरह का आकर्षण होता है। कवि के लिए विशेष कोई नारी का आकर्षण होता है और पुरुष का आकर्षण नहीं है, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा इस संदर्भ के बाहर। इस संदर्भ में तो है ही, क्योंकि कवि होने से कोई ऐसा तो नहीं है कि पुरुष नहीं रहता कवि, बल्कि एक हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि वो कवि में एक अतिरिक्त संवेदन विकसित होता है। वो पुरुष के मनोभाव तो उसके होते ही हैं और नारी के मनोभावों में दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ अधिक गहराई से प्रवेश कर सकता है। इसलिए अगर आप ऐसी कल्पना कर सकें कि कवि जो है वो एक साथ ही
पुरुष और स्त्री दोनों होता है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ औचित्य होगा ऐसा सोचने में। स्त्री कभी हो तो भी और पुरुष हो तो भी। मैं जहाँ तक जानता हूँ अपने बारे में, कभी इस बारे में सोचा भी है, तो मुझे एक तो आँखें आकृष्ट करती हैं बहुत, और स्त्री की चाल भी, जिसको अंग्रेजी में गेट कहते हैं, उसकी ओर मेरा ध्यान ज़्यादा जाता है बजाय शरीर रचना की, और आँखों की तरफ तो ज़रूर जाता है। तक नाम की बात है, ये तो कभी कभी पहले सोचता था कि ऐसा होना चाहिए कि लेखक का एक व्यक्तित्व हो जो कि कोई जानता ना हो कि कोई लेखक है। लेकिन ये जो नाम चुना गया, और वो नाम भी ये विशेष नाम हुआ अज्ञेय, जिसे कोई जान ही नहीं सकता, ये नाम मैंने नहीं चुना था, ये मुझको दिया गया था या कि कहीं भी मिल गया था। जब मैं जेल में था तब वहाँ जो कुछ लिखता था वो जब भी मौका मिलता था तो उसकी एक नकल तैयार करके चोरी से बाहर भेज देता था कि सुरक्षित रहें, क्योंकि जेल में तो कोई ठिकाना नहीं था कि कब क्या चीज़ तलाशी में ले ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। एक दो कहानियाँ विशेष रूप से प्रेमचंद जी ने जैनेन्द्र जी को लिखा कि वो कहानी छापना भी चाहते हैं, लेकिन जैनेन्द्र जी को ही उन्होंने लिखा कि ये तो तुमने बताया नहीं कि इसका लेखक कौन है। तो जैनेन्द्र जी ने उनको उत्तर ये दिया कि ये तो मैं नहीं बता सकता, इसका लेखक तो अज्ञेय है। जेल में रहते हुए जो मुख्य रचना मैंने की, जो मुख्य चीज़ लिखी, वो तो शेखर का पहला मसविदा था, शेखर एक जीवनी का। मैं तब 19 बरस का था। 19 बरस के जवान के लिए ये सवाल ज़रूर बनता है कि अगर 20वां वर्ष पूरा होने तक मुझको फांसी हो जाती है तो मेरे जीवन का अर्थ क्या है, भले ही क्रांतिकारी रहा या जो भी रहा। तो उस दौरान मैंने इसी प्रश्न को लेकर बहुत कुछ सोचा था, और एक तरह से शेखर एक जीवनी जो है वो इसी सवाल का जवाब है। हवालात से जेल पहुंचते ही जब लिखने की सामग्री मिली, जब मुकदमा शुरू होने लगा, तो मैंने सबसे पहला काम यही किया कि 3-4 दिन रात जैसे तैसे पेंसिल से या पुरानी घिसी हुई कापी में एक मसविदा लिख डाला, जो कि अनंतर शेखर एक जीवनी का पूर्व रूप बना। बल्कि उस समय जो लिखा तो खिचड़ी भाषा में लिखा, जो बात जैसे मन में आई अंग्रेजी में, हिंदी में या मिली जुली भाषा में, वैसे ही लिखता गया, क्योंकि तब उद्देश्य यही था कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को, इस तपे हुए लोहे को, पिघले हुए लोहे को जमने से पहले मैं एक आकार में ढाल दूँ। वो चीज़ ऐसी नहीं थी कि उपन्यास कहला सके, वो ज़्यादा एक निजी प्रश्न का उत्तर था। फिर 1 बरस बाद उसका दूसरा मसविदा तैयार हुआ, फिर तीसरा हुआ। फिर जेल से आने के बाद उसका एक रूप बना जो कि पहले भाग का प्रकाशित रूप है, और उसके 2-1 वर्ष बाद दूसरे भाग का वो रूप बना जो कि प्रकाशित हुआ। तीसरा भाग अभी प्रकाशित नहीं हुआ, और उसका यही पुराना तीसरा चौथा मसविदा अभी पड़ा हुआ है। कह नहीं सकता कि कब उसका वो रूप होगा जो कि उन दोनों के साथ जुड़ के छपने लायक बन सके। नहीं, मैंने उपन्यास के किसी चरित्र से अपने को, अपना तादाद स्थापित किया हो ऐसा तो मुझको नहीं याद पड़ता है, कभी नहीं किया। और कुछ चरित्रों के या कि कुछ उपन्यास लेखकों के साथ तुलना की गई है, तो ऐसा भी हुआ है कि असल में तो मैंने उनकी रचनाएं बाद में पढ़ी हैं, जब आलोचक ने कहा कि ऐसा
दिखता है तो उसके बाद पढ़ी हैं। उदाहरण के लिए ये अस्तित्ववादी सभी जो रहे इनके नाम लिए गए और उनमें से एक आध को मैंने पहले पढ़ा भी था, लेकिन पढ़कर कोई अनुकूल मनोभाव नहीं हुआ था। और प्रूस्ट का नाम लिया गया शेखर के संदर्भ में, तो प्रूस्ट मैंने उसके काफ़ी बाद पढ़ा। जब बार बार चर्चा सुनी तो उसके बाद ही पढ़ा। और उसके बाद मैं तो अब तक यही मानता हूँ कि न केवल उसका प्रभाव नहीं था बल्कि चिंतन भी, मेरी चिंतन पद्धति उससे काफ़ी अलग रही। इसलिए तुलना तो हो सकती है, लेकिन कोई प्रभाव रहा हो ऐसी बात उससे नहीं निकलती। और चरित्रों की बात बचपन में हो सकता है कि कोई उपन्यास पढ़ें और अपने को उन परिस्थितियों में रखें, लेकिन लेखक के नाते कभी मैंने ऐसा किया हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि जीवन में भी और लेखक के नाते भी परिस्थिति की सच्ची पहचान के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें कोई दूसरा प्रमाण या कि उदाहरण आपके सामने न रहे। आपका अनुभव है, आपकी चेतना है और परिस्थिति है। ये ज़रूर एक आदर्श की बात हो जाती है। संभव है कि हमेशा ऐसा न होता हो, लेकिन व्यवहार में, लेकिन मैं चाहता यही हूँ कि परिस्थिति का सामना इसी रूप में करूँ कि वह अद्वितीय रूप से मेरी परिस्थिति है और उसमें अगर उसको सामना करने के लिए मुझे प्रकाश चाहिए तो वो प्रकाश मुझको अपने ही भीतर से मिलेगा, अपने अनुभव से मिलेगा। उस अनुभव में ज़रूर सारी परंपरा होगी, जाति का अनुभव होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं पूछूंगा तो अपने विवेक से पूछूंगा। सभी कुछ अधूरा रहा, जीवन ही अधूरा रह जाता है, लेकिन थोड़ा सा इस बात का संतोष है कि संवेदन में अगर मेरी जानकारी अधूरी भी रही तो उस अधूरेपन को मैंने स्वीकार नहीं किया। कोशिश की कि वह खुला रहे और एक मनुष्य की पहचान हमेशा एक स्पंदनशील पहचान मुझ में बनी रहे। मृत्यु का कोई जैसा भय पश्चिम में बहुत से लोगों को होता है वैसा मुझको नहीं है। ये बात सिर्फ चिंतन के या कि सिद्धांत के स्तर पर ही नहीं स्वीकार करता कि मृत्यु अंत नहीं है, एक रूपांतरण है और उसको भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। यूं मत छोड़ दो मुझे सागर, कहीं मुझे तोड़ दो सागर, कहीं मुझे तोड़ दो। मेरी दीठ को और मेरे हिये को, मेरी वासना को और मेरे मन को, मेरे कर्म को और मेरे मर्म को, मेरे चाहे को और मेरे जिए को, मुझको और मुझको और मुझको कहीं मुझसे जोड़ दो। यूं मत छोड़ दो मुझे सागर, यूं मत छोड़ दो।